हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रोटेशन थ्योरम पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पढ़े, ठीक है ना। तो आज एक प्रॉब्लम और लेते हैं उस पर। ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, 2007 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अ मैन वॉक्स अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. From there he walks a distance of 4 units toward the northeast direction to reach at point P. Then the position P in the argand plane. ठीक है ना, P का पोजीशन पूछ रहा है। देखिए ये एक आर्गैन प्लेन है, अब क्या है कि एक पॉइंट जो है यहां से एक पॉइंट मान लीजिए ए है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पे है। यहां से 45 डिग्री के एंगल पे क्या होता है, ये 3 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां पे 45 तो ये 90 हो गया और एक पॉइंट P मिलता है। हमें इस P पॉइंट को बताना है कि ये P क्या होगा। तो देखिए ये 4 यूनिट डिस्टेंस चलता है, ठीक है। तो हमें P बताना है, तो हम करेंगे क्या, यहां से AO का रोटेशन AP पे कराएंगे, ठीक है ना। तो AO का रोटेशन किस पे हो रहा है, AP पे हो रहा है, यानी कि AP पहले आएगा, AP वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर और इनके बीच का एंगल बेटा e टू द पावर I पाई बाई 2। क्लियर है। अब देखिए AP क्या है, ये Z है और ये क्या है, इसको अपन Z1 मान लेते हैं। और Z1 है क्या, Z1 देखिए 3 दिया है और एंगल दिया है, तो Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 e टू दी पावर I पाई बाई 4, ठीक है ना। Z1 क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर I पाई बाई 4। तो फिर हम क्या करेंगे, Z माइनस Z1 और अपॉन 4 लिख देते हैं इसका डिस्टेंस, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर डिस्टेंस डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं ताकि दोनों साइड यूनिट वेक्टर हो जाए। अब देखिए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस Z1 अपॉन 3 e टू द पावर I पाई बाई 4 पाई बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Z माइनस Z1 बाई 4 इक्वल टू माइनस 3 e टू द पावर I पाई बाई 4 और e के पावर I पाई बाई 2 क्या होता है बेटा I, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो Z माइनस Z1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, देखिए Z माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स e टू द 4I माइनस 4I e टू द पावर I पाई बाई 4, ठीक है। तो यहां से Z इज इक्वल टू Z1 क्या है, Z1 को हम यहां पे लिख देते हैं 3 e टू द पावर I पाई बाई 4, ठीक है ना। ये इधर जाएगा तो e टू द पावर I पाई बाई 4 कॉमन मिल जाएगा, तो 3 माइनस 4I e टू द पावर I पाई बाई 4, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि P पोजीशन, P पॉइंट पूछ रहा है, तो P पॉइंट में क्या होगा, 3 माइनस 4I e टू द पावर I पाई बाई 4, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लग रहा है, सेकेंड केस का कंसेप्ट लग रहा है, जब दोनों की साइड लेंथ क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो फिर देखिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको अप्रोच पता होना चाहिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्केच रे एंड स्ट्रेट लाइन। रे एंड स्ट्रेट लाइन को स्केच करना है। पहला केस फर्स्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है कि आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो इसको स्केच करना है तो आप कैसे करेंगे, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपका रियल एक्सिस है, ठीक है ना। ये रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई बाई 6 की जगह पे हम थीटा लिख देते हैं, तो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल विथ रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के साथ क्या है, एक्यूट एंगल बना रहा है ना।
अब देखिए ये थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा है, लेकिन जेड की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो वो थीटा नहीं आएगा एंगल, ठीक है ना। तो यहां से देखिए इसको अगर बनाते हैं ना तो वो डिपेंड करता है यहां पे एंगल क्या दिया हुआ है। अगर एंगल क्या होता है देखो, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू सपोज थीटा है, ठीक है ना, या हम चलो ऐसे लिखते हैं पाई बाय 6 लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू 0 रखने पर ये पाई बाय 6 नहीं आ सकता। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, फिर यहां से एक रे ड्रॉ करेंगे और यहां पे आर्गुमेंट क्या लेंगे, पाई बाय 6, ठीक है ना। अब सेकेंड केस देखिए, अगर कुछ ऐसा दिया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड1 इज इक्वल टू थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड1 इक्वल टू थीटा मतलब क्या हो गया, हम ये पॉइंट जेड1 देखते हैं कहां पे मिल रहा है, सपोज यहां पे हमको जेड1 मिल रहा है, तो जेड1 यहां पे मिल रहा है, थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल बनाएंगे थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको ओरिजिन के पास नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ओरिजिन से अगर हमने मिला दिया तो वो जेड का एंगल हो जाएगा, जेड का, ठीक है ना। लेकिन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जेड1 है, तो यहाँ पे जेड1 हमने ये लाइन क्यों ड्रॉ की, क्योंकि हम एंगल हमेशा क्या लेते हैं, रियल एक्सिस लेते हैं। ये अगर मान लीजिए ये थीटा की पोजीशन पे क्या होता, प्लस माइनस थीटा होता, तो उस केस में क्या होता, ये नीचे की तरफ चला जाता और ये एंगल क्या हो जाता, माइनस थीटा हो जाता, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, इसके बाद क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको करिए, जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाय 4, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसको स्केच करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, क्या करेंगे, यहां से एक रे ड्रॉ करेंगे और रियल एक्सिस से इसका एंगल कितना है, पाई बाय 4, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 3 प्लस 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो जेड माइनस 3 प्लस 2 है, यानी कि 3 2 सपोज करिए यहां पे आ रहा है 3 2, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्यूट एंगल बनाएंगे। क्यों एक्यूट एंगल बना रहे हैं, क्योंकि एंगल क्या है, एक्यूट है, और ये एंगल कितना होगा, पाई बाय 6, ठीक है ना। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखिए तो जो आपका जेड1 है वो क्या है, 1 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन इसके पहले आप इसको देखेंगे, ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या है, 5 है। तो आपने सर्कल बनाया, इसका रेडियस 5 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, 5 0, और ये पॉइंट होगा 0 5, तो 1 1 कहां पे आएगा, इसी बीच में कहीं आएगा 1 1, तो 1 1 पे हम क्या करते हैं, एक लाइन रियल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, और यहां से एक्यूट एंगल पाई बाय 6 है ना, तो पाई बाय 6 एंगल बनाते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या दिया है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 से ग्रेटर वाला पार्ट कौन सा है, ये ऊपर का पार्ट है इसके ग्रेटर का, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, ये लेस देन आर इक्वल, ये क्वेश्चन दिया मॉड ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि 5 से नीचे का पार्ट, तो हमारा जो शेडेड रीजन आ रहा है वो कौन सा है, ये रीजन आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ग्राफ को स्केच करेंगे, ठीक है, नोट करिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे log i हो गया, log 1 प्लस 3i, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू r e टू द पावर i, ठीक है ना, ये आप लोग जानते हैं। तो यहां से अगर दोनों साइड log ले लें तो क्या आ जाएगा, log z इज इक्वल टू log r e टू द पावर i थीटा, यानी आप लिख सकते हो log r और प्लस log e टू द पावर i थीटा बेस ई, तो ये क्या आ जाएगा आपका log, अब देखो r क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड अगर क्या है x प्लस आई वाई होता है, तो log क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
ये पावर लॉग की प्रॉपर्टी से पावर पहले आ जाएगा और log e बेस e1 हो गया, यानी ये क्या आ गया आई थीटा। तो log z इज इक्वल टू क्या हो गया log स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा। सपोज करके एक एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू log -1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। तो log -1 को आप क्या लिख सकते हैं, log -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को आप लिख सकते हैं, ये एंगल आर्गुमेंट कितना होगा, नेगेटिव रियल एक्सिस पे आर्गुमेंट पाई बनता है, आपको पता है, और इसका मॉडुलस कितना होगा 1, यानी आप लिखेंगे 1 e टू द पावर आई पाई, ठीक है ना। तो आपकी इसको एक्सपेंड करेंगे log 1 और प्लस क्या आ गया आई पाई, ठीक है ना। log 1 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया आई पाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से लगेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर आई। क्या करेंगे, दोनों साइड log लेंगे, तो log z इज इक्वल टू आई log 1 प्लस आई, ठीक है ना। हम ये मान के चल रहे हैं बेटा कि आपको log की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो i क्या होगा, log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, तो आपने n log m लिखा, फिर ये आपका हो जाएगा i log, आप देखिए 1 प्लस आई को आप ब्रेक करेंगे तो पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे, यानी r निकालेंगे, तो क्या आएगा √2, r आ गया आपका √2, और इसका एंगल निकालेंगे तो tan। एंगल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y बाई एक्स कितना आ गया 1, यानी π/4, तो e टू दी पावर i π/, क्या आ गया 4। अब यहां से देखिए i और ये आपका हो जाएगा log √2 और प्लस क्या लेंगे i π/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पावर देखो 2 के पावर 1/2 है, तो i/2 log 2 माइनस आई स्क्वायर -1 हो गया -π/4, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो लॉग का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप डायरेक्टली क्या करो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करो, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके फिर यहां से आप लॉग को क्या कर दो, उसकी प्रॉपर्टी से एक्सपेंड करो, ठीक है। नोट करिए, ठीक है। ये आपका log z कितना आ गया बेटा 1/2 log 2 माइनस π/2। इसको log अगर लेफ्ट साइड से हटाएंगे तो z इज इक्वल टू क्या हो गया e टू द पावर i/2 log 2 इंटू e टू द पावर माइनस π/4। फिर आप इसको लिख सकते हो e टू द पावर माइनस π/4, और यहां पर देखिए i/2 को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर i log √2 लिख देते हैं। ये कैसा हो गया e टू द पावर i थीटा, ये टोटल आपका क्या हो गया थीटा, ठीक है ना। तो फिर कैसा हो गया e टू द पावर माइनस π/4 और इन ब्रैकेट हो गया cos log √2 प्लस i sin log √2। ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका z इज इक्वल टू i टू द पावर i। क्या करेंगे, log लेंगे, तो log z इज इक्वल टू i log i। फिर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो log z इक्वल टू i log, आपको पता है i को क्या लिखते हैं, e की पावर i π/2, यहां पे e टू द पावर i π/2 लिख दीजिए। फिर आप इसको r क्या होगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो i ये कितना हो गया log 1 0 हो गया और प्लस i π/2 यानी i π/2 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा -π/2, ठीक है ना। तो log z कितना आ गया -π/2, तो z इज इक्वल टू e टू द पावर -π/2, ठीक है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है z इज इक्वल टू i टू द पावर i टू द पावर i, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस, क्या करेंगे log लेंगे, तो log z इज इक्वल टू i टू द पावर i log i। क्लियर है बेटा। और i टू द पावर i को आपने अभी सॉल्व किया है, क्या वैल्यू आई e टू द पावर -π/2,
तो आप क्या लिखेंगे e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 और log I का मतलब क्या हो गया log e टू द पावर I पाई बाई 2 और इंटू 1 r हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 और इन ब्रैकेट क्या बचेगा आपका ओनली I पाई बाई 2। ठीक है ना, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 और I पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चंस को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आपको में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है एक्यूट एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2। देखिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो जैसा फार्मूला वेक्टर में होता है वैसा ही फार्मूला क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। और अगर दिया है प्रोजेक्शन ऑफ Z1 ऑन Z2 तो इसका फार्मूला होता है आपका Z1 डॉट Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2। ठीक है ना, थर्ड प्रोजेक्शन ऑफ Z2 ऑन Z1 इज इक्वल टू होता है Z2 डॉट Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। ठीक है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी जो वेक्टर से रिलेटेड थे। डॉट प्रोडक्ट निकालना, एंगल निकालना, तो आप प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है ना, देखिए स्टैंडर्ड लोकस, कुछ लोकस हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। समझेंगे भी तो आपको समझ में आए। जैसे Z माइनस Z1 इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉड ऑफ Z माइनस Z2। ठीक है, अब अगर आप ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे। देखिए ये आपका Z1 है और ये Z2, तो ये क्या होता है, ये जो इक्वेशन आता है जो Z होता है ना वो कहां पे आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। और इसका जो डिस्टेंस होता है ना बेटा ये किसी भी पॉइंट पे Z1 और Z2 से क्या आता है सेम आता है, यानी इट इज द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है या Z का लोकस क्या होता है, तो वो Z1 और Z2 का क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। लेकिन अगर आप इसका इक्वेशन जानना चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2। क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा Z माइनस Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर। ये देखिए मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू Z बार। तो अगर इसको हम Z मानते हैं तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा Z माइनस Z1 और Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू हो जाएगा Z माइनस Z2 Z बार माइनस Z2 बार। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो Z बार माइनस Z1 Z बार माइनस Z1 बार Z और प्लस Z1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा Z बार माइनस Z2 बार माइनस Z2 बार Z बार और प्लस क्या आ जाएगा Z2 बार। ठीक है, देखिए अब यहां से Z बार क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी आप क्या करेंगे सब कुछ सेम साइड ला के सॉल्व करिए, तो ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लेकिन इसको याद रखना बहुत टफ है, तो आप क्या याद रखिए, ये तरीका याद रखिए। और अगर आपको कभी इसका इक्वेशन निकालना हो तो प्रोसीजर क्या है, दोनों साइड का स्क्वायर करके इस तरह से सॉल्व करके आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। इसको देखिए कैसे समझते हैं, ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट आपका बी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है जेड वन और ये क्या है जेड टू, ठीक है ना। एक पी पॉइंट है बीच में, इसको हम जेड मान लेते हैं। तो आप देखिए मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन, तो जेड माइनस जेड वन यानी क्या हो गया ए पी, प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू यानी क्या हो गया पी बी, इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू यानी क्या हो गया ए बी। तो ये क्या है, ये तीनों पॉइंट को लीनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका लोकस क्या होगा, लोकस होगा एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। तो ये दूसरा लोकस है। इस टाइप का अगर आपको दिखता है तो आप क्या समझेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट है आपका मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस जेड माइनस जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। ये भी क्या है, देखिए जेड माइनस जेड वन यानी एपी हो गया माइनस जेड माइनस जेड टू कितना हो गया बीपी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया जेड वन माइनस जेड टू यानी एबी हो गया। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के, और इसमें कंडीशन है कि ग्रेटर देन मॉड ऑफ के लेस देन मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। ठीक है ना, कि ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। देखिए ये किसका लोकस है, इलिप्स का लोकस है। अब कैसे देखो, ये एक इलिप्स है, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी होती है अगर कोई पॉइंट P यहां पे है तो PS प्लस PS डैश, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आपका क्या है जेड है, ये Z2 है, Z1 है। तो क्या होगा, पहले देखिए जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू यानी ये दोनों डिस्टेंस हो गए। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, देखिए किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम जो के आएगा वो क्या होगा, हमेशा Z1 माइनस Z2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए Z1 माइनस Z2 के बराबर आ गया तो क्या होगा, तो फिर ये पॉइंट इस लाइन पे आ जाएगा, तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। उस केस में ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है ना। और के अगर क्या है Z1 माइनस Z2 से बड़ा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है ये लोकस ऑफ इलिप्स, ठीक है ना, इलिप्स की लोकस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए ये जो होता है ये लोकस ऑफ हाइपरबोला होता है। ठीक है, कैसे होता है, देखिए अगर हम देखें ये हाइपरबोला है, ठीक है, ये फोकस है, ये पॉइंट P और हमने क्या किया, इनको मिला दिया। तो ये ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है Z, ये आपका Z1 और ये Z2। ये ट्रायंगल बन रहा है। देखिए दो साइड के सम का डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस यानी कि PS माइनस PS डैश, इसका जो डिफरेंस होगा ये ऑलवेज क्या होगा, K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज होनी चाहिए ग्रेटर देन लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो दो साइड का डिफरेंस होता है, किसी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, यानी इसका डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से छोटा होगा। अगर इस टाइप का केस मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि वो किसके लोकस को रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला के लोकस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए कोई सर्कल है, आपको पता है कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल सबटेंड होता है वो राइट एंगल बनाता है। ए बी और ये P पॉइंट है, इसको अगर Z मान ले, ये Z1 और ये Z2, तो यहां से कंडीशन क्या आएगा बेटा, कंडीशन आपका आएगा कि AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट
लोकस ऑफ सर्कल, लोकस ऑफ सर्कल ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल के लोकस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। अगर के इक्वल टू 1 कर देंगे तो आपने भी जस्ट पढ़ा है, फर्स्ट ही पढ़ा है इसमें कि जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू हो जाएगा। उस केस में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। लेकिन कि अगर 1 ना हो तो इसका जो लोकस होगा वो क्या होगा बेटा? सर्कल होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये नेक्स्ट है, इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अल्फा। तो ये क्या कह रहा है कि जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू क्या है? अल्फा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या? देखिए अगर आप देखिए तो जेड माइनस ये आपका ए बी है, ठीक है ना। हमने यहां पे एक पॉइंट पी लिया, ये Z1 और ये Z2, ये एंगल क्या है? अल्फा है। और यहां पे भी अगर हमें एंगल बनाए तो ये क्या होगा? अल्फा, क्योंकि सेम सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आप देखिए ये अल्फा ये अल्फा, तो जेड माइनस Z1 ये भी जेड होगा, इसका आर्गुमेंट, ठीक है ना। और माइनस जेड माइनस Z1 अपॉन जेड माइनस जेड टू, इनका आर्गुमेंट कितना है? अल्फा है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर जेड करें तो यहाँ पे भी एंगल, मतलब सरकमफरेंस पे कहीं भी अगर सेम सेगमेंट से एंगल बनता है तो वो सेम आता है। तो अल्फा आ रहा है तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को। तो लोकस क्या होगा? इसका भी जो लोकस होगा बेटा वो क्या होगा? सर्कल होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू 0 आता है। तो आर्गुमेंट 0 है, इसका मतलब ये रियल एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है ना। ये कोलिनियर हो गया, तो 0 या पाई मतलब क्या होगा? ये कोलिनियर हो गया Z1 और Z2, Z1 और Z2। तो इस केस में ये क्या है? लोकस किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन, लोकस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लोकस थे जो आपको याद रखना है, जिनसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसानी से बन जाएंगे अगर आपको ये याद रहेगा तो, ठीक है ना। ठीक है, फिर ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया बेटा। आज कॉम्प्लेक्स नंबर समाप्त हो गया। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। आई होप आप सब चीजें अच्छे से समझे होंगे, आपको सभी वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप फिर से उसको दोबारा देखिए, लेकिन इसको क्लियर करिए, ठीक है ना। और खास करके आपको 3 चीजों को मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको ज्योमेट्री समझना है, आपको रोटेशन थ्योरम समझना है, तो आपको आर्गुमेंट समझ में आना चाहिए, आपको मॉडुलस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट, इन सब की प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आगे की चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।